डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के 8th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 34 को समझेंगे। इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स क्या है। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स, स्टोरीज, पोएम्स, स्किट्स, डायलॉग्स, कार्टून्स, जोक्स, प्लेलिस्ट्स एट्सेट्रा। कि इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि हम कैसे तख्लीकी अंदाज में, रचनात्मक तरीके से हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके की चीज़ें लिख सकते हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी लिख सकते हैं? तो स्टोरीज़, कहानियाँ, पोएम्स, नज़में, कविताएँ, स्किट्स, छोटे छोटे मुख्तसर से ड्रामे, डायलॉग्स, मुकालमे, कार्टून्स, जोक्स, लतीफ़े, जोक, चुटकुले, प्लेलिस्ट्स, छोटे ड्रामे एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये सब हमने देखा कि ये लिटरेचर के अलग अलग फॉर्म्स है। तो इनको हम कैसे क्रिएटिव अंदाज में, तख्लीकी और रचनात्मक अंदाज में लिख सकते हैं, तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे। एक्टिविटी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो एक्टिविटी है तो मेरे अंदाज से 8th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये एक्टिविटी ब्रिज कोर्स में शामिल नहीं रखी जानी चाहिए थी, क्योंकि स्टूडेंट को ऑलरेडी पढ़ाई का मौका नहीं मिल रहा है और उन्हें ब्रिज कोर्स में ये दिखाना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि जो 6th या 7th स्टैंडर्ड में उन लोगों ने मिस कर दिया तो उसकी भरपाई हो सके, ना कि बच्चों को नज़में लिखने के लिए, पोएम लिखने के लिए या फिर दूसरी चीज़ें लिखने की प्रैक्टिस कराया जाए। क्योंकि अभी बच्चों का बेसिक ही मजबूत नहीं है, तो ये सब एक्टिविटीज़ करा के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक्टिविटी हमारे ब्रिज कोर्स में है, तो इसलिए हमें इसे करना ही है और इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। मेरे अंदाज से तो इस एक्टिविटी की ब्रिज कोर्स में ज़रूरत थी ही नहीं। ब्रिज कोर्स में बच्चों के बेसिक को मजबूत कराने की कोशिश की जाती तो वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अब ये एक्टिविटी हमारे ब्रिज कोर्स में है, तो इसको हम देखते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, उन्हें इस एक्टिविटी में क्या करना है। तो फर्स्ट है इनकरेज द लर्नर्स टू अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग। के टीचर, पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स बच्चों को, लर्नर को क्रिएटिव राइटिंग यानी रचनात्मक तरीके से, तख्लीकी अंदाज में लिखने के लिए उनको उभारे, उनको हिम्मत दें, हौसला दें। दूसरा है प्रोवाइड वर्कशीट टू कंप्लीट एक्टिविटी करेक्टली। के टीचर बच्चों को एक वर्कशीट देंगे ताकि वो जो एक्टिविटीज है तो उसको सही से करेक्टली कंप्लीट कर सके। थर्ड है गिव द लर्नर मैक्सिमम प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिव राइटिंग। के जो लर्नर होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस दिए जाए ताकि वो जो क्रिएटिव राइटिंग है यानी रचनात्मक और तख्लीकी अंदाज में लिखने की जो प्रैक्टिस है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकें। फोर्थ है आस्क लर्नर टू अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग ऑन पोएम्स। के बच्चों से कहा जाए कि वो नज़में और कविताएं लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फिफ्थ है एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन एज पर द चेन ऑफ एक्टिविटी। के एक्टिविटी के चयन के तौर पर, एक्टिविटी के सिलसिले के तौर पर इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन किया जाए, बच्चों को बताया जाए कि उन्हें एक्टिविटी में क्या करना है। सिक्स्थ है फर्स्टली गिव द डेमो ऑफ एक्टिविटी। कि टीचर बच्चों को एक्टिविटी का एक डेमो करके बताए पहले। फिर है सेवंथ आस्क द लर्नर सम क्वेश्चन रिगार्डिंग डेमो एक्टिविटी। फिर बच्चों से डेमो एक्टिविटी के ताल्लुक से कुछ सवाल पूछे, कुछ क्वेश्चन पूछे, और अगर उनको ना समझ में आए तो एट्थ है रिवाइज द एक्टिविटी फॉर प्रॉपर कंप्रिहेंशन। के एक्टिविटी को रिवाइज करें, दोबारा देखें, दोबारा करके दिखाए, सही से समझाने के लिए, सही से बताने के लिए। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को इस एक्टिविटी में क्या करना है। तो फर्स्ट है लिसन टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर, पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स केयरफुली। कि आपको अपने टीचर, पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर के जो भी इंस्ट्रक्शन, निर्देश है और हिदायत है तो उसे गौर से सुनना है। सेकेंड है फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज पर सजेस्टेड गाइडलाइन। के जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे तो उसको सजेस्टेड गाइडलाइन के तौर पर उन्हें फॉलो करना है। और थर्ड है एक्सप्लोर मोर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी। के इस एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो उसको एक्सप्लोर करना है, उसको देखना है। लर्निंग एक्टिविटी में हमको कहा जा रहा है कि वार्मर एक्टिविटी, एक्रोस्टिक पोएम। के यहाँ पे हम पहले एक वार्मर एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम एक्रोस्टिक पोएम को देखेंगे। एक्रोस्टिक पोएम क्या होती है। तो एक्रोस्टिक पोएम एक ऐसी पोएम होती है कि जिसमें हम एक वर्ड लेते हैं और उस वर्ड के हर लेटर
को सामने रखकर एक वर्ड बनाते हैं, या एक फ्रेज बनाते हैं, या एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। और जो वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस होगा तो वो उसी वर्ड से रिलेटेड होगा। कैसे, तो हम आगे देखेंगे, तो इससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। आस्क द स्टूडेंट टू राइट रिलेटेड वर्ड्स फॉर ईच लेटर एंड राइट अ पोएम। के स्टूडेंट से कहा जाए कि वो रिलेटेड वर्ड्स को लिखे हर लेटर से और एक नज्म को बनाए, एक कविता को लिखे। स्प्रिंग एक्रोस्टिक पोएम्स, तो यहाँ पे स्प्रिंग के एक्रोस्टिक पोएम्स है। स्प्रिंग पहला वर्ड है, इसके ऊपर हमको पहली एक्रोस्टिक पोएम्स लिखना है। तो स्प्रिंग कहते हैं मौसम बहार को, बहार के मौसम को। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो एस, तो एस से हम लिखेंगे सनशाइन, यानी सूरज बहुत चमकदार होता है स्प्रिंग में और बहुत भला मालूम होता है। प्लीजेंट वेदर, मौसम बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं कि खुशगवार मौसम। रेन ड्रॉप्स, बारिश के बूंदे। इन्फिनिट फन, बे इंतहा मज़ा, क्योंकि जो स्प्रिंग का मौसम होता है तो वो बहुत अच्छा होता है, खुशगवार होता है, दिल को अच्छा लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें मज़ा आता है। नाइस एंड कोल्ड, वो बहुत अच्छा होता है और ठंडा होता है। गुड टाइम, और उसमें हमारा जो टाइम होता है तो बहुत अच्छा गुजरता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्प्रिंग के जो एक एक लेटर था तो उसको हमने लिया और उससे एक एक वर्ड या फ्रेज बनाने की कोशिश की, और जितने भी वर्ड या फ्रेजेस थे तो वो सब के सब स्प्रिंग से किसी न किसी तरह से रिलेटेड थे। तो इसी तरह एक्रोस्टिक पोएम में भी हमको यही करना होता है कि जो भी वर्ड का हम एक्रोस्टिक पोएम बना रहे हो तो उसके एक एक लेटर को लेना होता है और एक एक लेटर से एक वर्ड या एक फ्रेज या एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना होता है। और हमको ये कोशिश करनी होती है कि जो भी वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस हम बनाएं तो वो सब के सब उसी वर्ड से किसी तरह से रिलेटेड हो। पडल, पडल कहते हैं कि पानी के थोड़ा सा जो गड्ढा बन जाता है, पॉन्ड बन जाता है। यहाँ जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बच्चा है जो पानी के एक गड्ढे में है और छपाक छपाक कर रहा है। तो ये भी एक तरह से बहुत अच्छा लगता है, छोटे बच्चे उसको देख के बहुत इंजॉय करते हैं, उसके अंदर कूदते रहते हैं। तो इसी के ऊपर हमने एक छोटी सी पोएम बनाई है कि प्लेफुल मूड, के खेलने का मूड बन जाता है उसको देख के बच्चों का। अनलिमिटेड फन, बच्चों के लिए वो एक अनलिमिटेड फन होता है क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं होता। डांस, बच्चे उसके अंदर डांस करते हैं, कूदते हैं। ड्रीमी, ऐसा लगता है कि बच्चे ड्रीम में हैं, ख्वाब देख रहे हैं। लव्ड बाय चिल्ड्रन, बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं। इंजॉयमेंट, और इंजॉयमेंट उसमें होता है। अगली जो पोएम है वो है ब्लूम। ब्लूम माने होता है फूलों का खिलना। तो इससे हमने जो एक्रोस्टिक पोएम बनाई है वो है ब्लेस्ड विद ब्यूटी, के ब्यूटी उसको ब्लेस की गई हो, ब्यूटी उसको दी गई हो। लवली, प्यारा। ओवर द टॉप, यानी सबसे ऊपर। आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा। मेक अ डे हैप्पी, और ये किसी का दिन भी खुश बना देता है, यानी कोई भी फूल खिले हुए कहीं पर भी तो उसको देखकर कोई भी खुश हो जाएगा। आगे हमको कहा जा रहा है कि आफ्टर वार्मर एक्टिविटी टेक राइमिंग लाइन एक्टिविटी गिवन बिलो, कि आपको वार्मर एक्टिविटी, यानी अभी जो हमने एक्रोस्टिक पोएम वाली एक्टिविटी की है तो उसके बाद में टेक राइमिंग लाइन एक्टिविटी गिवन बिलो, आपको नीचे जो राइमिंग लाइन की एक्टिविटी दी जा रही है नीचे, तो उसको लेना है, उसको कंप्लीट करना है। एक्टिविटी राइट अ राइमिंग लाइन बिलो ईच बिगिनिंग लाइन, के जो भी लाइन यहाँ पे दी जा रही है तो उसके नीचे हमको एक राइमिंग लाइन लिखना। पोइट्री वर्कशीट, यहाँ पे पोइट्री की एक वर्कशीट है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में हमको बताया जा रहा है इसमें हमें क्या करना है कि राइट अ राइमिंग लाइन बिलो ईच बिगिनिंग लाइन, कि हर शुरुआत की लाइन के नीचे आपको एक राइमिंग लाइन लिखना है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर से लिखी गई है तो वो पहली लाइन है, रेड कलर से जो दूसरी लाइन मैंने जो खुद से लिखी है और उसको कंप्लीट किया है। ट्राई टू मेक इट सिमिलर इन रिदम, के जो दूसरी लाइन हमको लिखना है तो इसमें हम कोशिश करना है कि वो रिदम में उसी तरह हो, यानी पहली लाइन की तरह हो। एंड रिलेटेड टू द फर्स्ट लाइन, और पहली लाइन से रिलेटेड हो, पहली लाइन से इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक हो। तो फर्स्ट लाइन है लुक ओवर देयर आई सी अ गोट, के उधर देखो मैं एक बकरी देखता हूँ, एक बकरी देख रहा हूँ। तो यार ऐसा लग रहा है कि कोई हमें कुछ दिखा रहा है, तो उस पर हम कह रहे हैं कि बट इट्स टू डार्क एंड आई थिंक इट्स अ घोस्ट, लेकिन अभी बहुत अंधेरा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो कोई भूत है। सेकंड है देयर इज अ लाइट एंड इट्स इनफ टू कीप थिंग्स इन साइट, के अभी थोड़ी रोशनी है और ये इतनी काफ़ी है कि हम चीज़ों को हमारी नज़रों में रख सके। तो लाइट और साइट दोनों राइमिंग है।
थर्ड है व्हाट वाज द थिंग आई जस्ट एट, वो कौन सी चीज़ थी जिसे मैंने के अभी अभी खाया। इट इज़ सो डिस्गस्टिंग आई जस्ट हेट, वो बहुत ही बुरी है और मैं उसे नापसंद करता हूँ। तो एट और हेट दोनों राइमिंग है। फोर्थ है शी सेड शी हैज़ अ न्यू पेट बट नाउ अ डेज इट्स हार्ड टू गेट, कि उसने कहा कि उसके पास में एक नया पालतू जानवर है लेकिन आजकल इन दिनों में तो ये लेना बहुत ही मुश्किल है। तो पेट और गेट ये दोनों राइमिंग है। फिफ्थ है आई होप दैट समडे आई कैन सी दैट एवरीवन इज हैप्पी एंड फ्री, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन मैं देख सकूँ कि हर कोई खुश हो और आज़ाद हो। तो सी और फ्री ये भी राइमिंग वर्ड्स है। सिक्स्थ है माई बोट इज स्टॉल एंड नीड्स अ टो एंड वंस इज बैक इन वाटर आई विल नीड अ हैंड टू रो, कि मेरी कश्ती रुक गई है और मुझे टो की ज़रूरत है। टो कहते हैं किसी गाड़ी को पीछे से या आगे से खींच कर लेकर जाना, यानी कोई गाड़ी रुक जाती तो आपने देखिए कि रस्सी रस्सी लगाकर उसको, कोई गाड़ी आगे की तरफ खड़ी हो जाती है और उसको खींच कर लेके जाती है, या कभी कभी पीछे से इसको धक्का दिया जाता है, तो उसी को टो कहते हैं। और ज़्यादातर ये आगे की तरफ से खींचने को कहते हैं। तो उस पर कहा जा रहा है कि जो मेरी कश्ती है तो वो रुक गई है और उसको टो करने की ज़रूरत है, और जब वो पानी में वापस चली जाएंगी तो मुझे एक हैंड की ज़रूरत होगी, मुझे मदद की ज़रूरत होगी उसको चलाने के लिए, उसको खेने के लिए। रो कहते हैं कि कश्ती में पतवार चलाना, खेना उसको। सेवंथ है यू आर वेरी लाउड व्हेन यू स्नोर लाइक अ शिप हॉन्किंग व्हेन इट्स गेट्स टू द शोर, कि तुम बहुत लाउड होते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है जब तुम खर्राटे लेते हो। स्नोर माने होता है खर्राटे लेना। तो कैसे खर्राटे लेते हो? लाइक अ शिप हॉन्किंग, जैसे कि कोई शिप, कोई जहाज हॉर्न दे रहा हो, व्हेन इट्स गेट्स टू द शोर, जबकि वो किनारे पर लगता है। तो स्नोर और शोर यहाँ पे राइमिंग वर्ड है। प्रैक्टिस में हमको कहा जा रहा है कि माई फ्रूट शेप पोएम, माई फ्रूट शेप पोएम। यहाँ पे दो फ्रूट दिए गए हैं, पहला है एप्पल और दूसरा है पेयर। एप्पल माने होता है सेब और पेयर माने होता है नाशपाती या सफरचंद। तो आपको क्या करना है कि एक नज्म लिखना है एप्पल पर और एक नज्म लिखना है पेयर पर, और उन दोनों को इस तरीके से लिखना है कि वो इसी शेप में, यानी एप्पल की शेप में आ जाए और पेयर पे लिखी हुई नज्म पेयर की शेप में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने दो छोटी छोटी नज़में आप लोगों के लिए लिखी है, आप उसको देखिए और उनको एप्पल की शेप में और पेयर की शेप में लिखने की कोशिश कीजिए। आपको पेयर की शक्ल में या फिर फ्रूट की शक्ल में कैसे पोम लिखना है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक फ़ोटो भी डाउनलोड किया है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक पेयर बनाया गया है और उस पेयर के अंदर पोएम लिखी गई है, और वो पोएम इसी तरीके से है कि वो पेयर के बाहर नहीं जा रही है। तो आपको भी इसी तरह आगे जो आने वाली पोएम्स है तो वो लिखना है। तो एप्पल पे जो पोएम मैंने लिखी है वो है एप्पल्स आर सो गुड टू ईट, टू हैव देम इज़ अ स्पेशल ट्रीट, रेड ग्रीन येलो टू ऑल ऑफ देम आर गुड फॉर यू, कि एप्पल बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए और उनको खाना एक तरह से दावत होती है, और वो हर शक्ल में आते हैं, रेड होते हैं, ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं, और उनमें के सब तुम्हारे लिए अच्छे होते हैं। तो अब आपको ये चार लाइन है, वो छोटी सी नज़म है, तो इन चारों लाइन को इस तरह लिखना है कि ये एप्पल की शक्ल में आ जाए। अगली जो पोएम है वो है पेयर पे, यानी नाशपाती और सफरचंद पे। तो उसकी जो नज्म मैंने लिखी है वो है आई एम अ स्वीट पेयर, आई एम अ स्वीट पेयर, मैं एक मीठा नाशपाती हूँ, मैं एक मीठा नाशपाती हूँ। यू कैन ईट मी माई डियर, तुम मुझे खा सकते हो मेरे डियर, मेरे अजीज़। माई स्किन इज़ लिटिल रफ, मेरी जो स्किन होती है तो वो थोड़ी खुरदुरी होती है, बट आई कैन मेक यू वेरी टफ, लेकिन मैं तुमको बहुत मजबूत बना सकता हूँ। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, री इन्फोर्समेंट। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि आज द स्टूडेंट टू अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग फॉर राइटिंग पोएम्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, के स्टूडेंट से कहा जाए कि वो क्रिएटिव राइटिंग का अटेम्प्ट करे, यानी तख्लीकी अंदाज में लिखने की कोशिश करे अलग अलग टॉपिक्स पर नज्म, कविताएं, नज्म लिखने के लिए। यहाँ पे एक पोएम दी गई है मदर्स डे, यानी एक मदर्स डे के ऊपर पोएम है जिसमें कुछ सेंटेंसेस पहले से दिए गए हैं लेकिन वो सेंटेंसेस इनकम्प्लीट है, तो उनको हमें कंप्लीट करते हुए इस पोएम को कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने कोशिश की थी कि इस पोएम को मैं कंप्लीट कर लूँ, लेकिन ये उतने अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाई, तो इसीलिए अभी मैं इसको अधूरी छोड़ रहा हूँ।
और जैसे ही मैं इसको सही से लिख पाऊँगा तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ये कि नीचे कमेंट सेक्शन में कंप्लीट लिखकर आप लोगों के लिए डाल दूंगा, आप उसको चेक करके लिख लीजिए। इवालुएशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट QR कोड, तो यहाँ पे 2 वीडियो दी गई है यूट्यूब की, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें आपको एक्रोस्टिक के बारे में बताया गया है कि एक्रोस्टिक पोएम कैसी होती है, क्या होती है। और एंड पर है माई टेक अवे टुडे आई लर्न, के मैंने क्या हासिल किया, मैंने क्या सीखा। तो आई लर्न हाउ टू राइट पोएम क्रिएटिवली, कि मैंने सीखा कि कैसे कोई पोएम को मैं क्रिएटिवली रचनात्मक तरीके से तख्लीकी अंदाज में लिख सकता हूँ। आई एम एबल टू राइट पोएम ऑन वेरियस थीम्स क्रिएटिवली, कि मैं अलग अलग थीम्स पर, अलग अलग टॉपिक और मजमून पर नज्म लिखने के काबिल हो गया, काबिल बन गया। ये जो एक्टिविटी थी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे अंदाज से ये 8th स्टैंडर्ड में नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चे अभी उनकी बेसिक ही मजबूत नहीं है, तो वो पोम कैसे लिख सकेंगे, डायलॉग्स, स्किट्स, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे लिख सकेंगे। कोशिश तो ये होनी चाहिए थी इस ब्रिज कोर्स में कि बच्चों की हम बेसिक मजबूत कराते, लेकिन चूँकि ये एक्टिविटी हमारे ब्रिज कोर्स के सिलेबस में थी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट किया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।